तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो आज है दोस्तों 22 मई और 22 मई के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो पहला वीडियो मॉर्निंग सुबह 6 बजे आता है वो आपके सामने आ चुका है और जो हम उसमें आंसर राइटिंग करते हैं वो आपके सामने आ चुका है। और दूसरा वीडियो जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का आता है, रोज़ की करंट न्यूज़ आती है, वो शाम को 5 बजे आज आपको मिल जाएगा। तो एक वीडियो सुबह 6 बजे 6 AM एंड सेकंड वीडियो डेली 5 PM। और अगर बीच में कोई एडिशनल वीडियो ऐड करना होगा तो वो बीच में कभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक हाँ, अब से व्यू बहुत कम आ रहे हैं वीडियोस पर। नॉर्मली जितने व्यूज़ आते थे उतने भी नहीं आ रहे, तो आप लोग बढ़ाना तो दूर है, कम तो मत करो कम से कम, है ना। क्या मतलब जो नॉर्मल जो लोग हैं वो भी पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर क्या चक्कर है कि वीडियोस में कोई कमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर ठीक है पढ़ाई का मूड ही नहीं होता है, तो रीज़न क्या है वो भी आप लोग बताइएगा। और प्लीज़ गाइस वीडियो को थोड़ा सा तो शेयर कर दीजिए कीजिए अपने दोस्तों वगैरह के साथ, ताकि चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे। ठीक है, तो आज के पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में पशु गणना जो होती है हर 5 वर्ष पर, वो इस बार मतलब सॉरी, वो हर साल जो प्रति 5 वर्ष से होती है। जिस तरह से हमारी जनगणना कितने वर्ष से होती है, 10 वर्ष से होती है। पशु गणना कितने वर्ष से, 5 वर्ष से होती है। चलो आप लोग ये बताइएगा कि पशु गणना कौन सा विभाग करवाता है। जनगणना और पशु गणना दोनों अलग अलग विभाग करवाते हैं, तो आप ये बताइए पशु गणना कौन सा विभाग करवाता है। जनगणना तो अपना गृह मंत्रालय करवाता है प्रति 10 वर्ष से, ठीक है। जनगणना राजस्थान का कौन सा विभाग करवाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार, है ना। तो आप लोग ये बताइएगा। तो हमारे दोस्तों पूरे राजस्थान में तो नहीं, लेकिन हमारे मतलब पूरे राजस्थान में ही ये जो जनगणना में जो ज़्यादातर पशु गिने जाते थे वो गिने जाते थे वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन होता क्या है, वो सारी प्रक्रिया तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार ये जनगणना का ही नाम आ रहा है। पशुगणना वैशाख पूर्णिमा के बजाय स्थगित कर दी गई है जयपुर संभाग में मोस्टली, और भी कई इलाकों में। वो क्यों कर दी गई है तो वही हम जानेंगे। तो जयपुर मुख्यालय के आदेश पर 26 मई को होने वाली वन्य जीव गणना को अब स्थगित कर दिया गया है, और यह वन्य जीव गणना अब 1 माह बाद होगी। मतलब 26 मई को होनी थी, लेकिन 26 मई को स्थगित कर दिया गया है और 1 माह बाद होगी अब यह। ठीक है, तो क्यों होगी ऐसा, तो वो हम देख लेते हैं। बाघ और बघेरों सहित अन्य वन्य जीवों की संख्या आकलन वर्ष 2021 को लेकर पूर्व में वैशाख माह की ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा अर्थात 26 मई को करवाना निश्चित किया गया था, लेकिन पूरे प्रदेश में 16 से 19 मई तक अच्छी बरसात हुई है। दोस्तों जब भी पशु गणना होती है तो वैशाख पूर्णिमा को ही पशु गणना मोस्टली करवाई जाती है, क्योंकि क्या होता है वैशाख पूर्णिमा जो आती है वो मोस्टली गर्मियों में आती है, ठीक है। तो मतलब अच्छी खासी गर्मियाँ उस टाइम पे हो जाती है, मई के महीने में आती है। और मई के महीने में पूर्णिमा के दिन रोशनी भी अच्छी होती है। और आपने सुना भी होगा कि हमारे जो मतलब जो गणना करने वाले लोग होते हैं वो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, और मतलब किसी जंगल में जैसे एक पोंड बनाया हुआ है पानी का, और उस पानी के आसपास जो है वहाँ पे वो पेड़ों में अपने मतलब लगा लेते हैं जुगाड़, जैसे भी उनको रहना होता है। और मतलब रात को कहा जाता है कि ग्रीष्म काल में एक बार तो पशु पूरे दिन में पानी पीने के लिए आता ही है, और जैसे ही जैसे कोई पशु यहाँ पे पानी पीने के लिए आएगा तो वो उनकी गणना कर लेते हैं कि ये वाला पशु आया है। तो इस तरह से गणना हमारे की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हर वर्ष यह वैशाख पूर्णिमा, हर वर्ष नहीं मतलब प्रति 5 वर्ष से जब भी गणना होती है, तो इस वर्ष की गणना में वैशाख पूर्णिमा का दिन डिसाइड किया गया था, जो कि कब आया था, 26 मई को आना था, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा, वैशाख माह में ग्रीष्म ऋतु की पूर्णिमा मतलब 26 मई को करवाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन पूरे प्रदेश में 16 से 19 मई तक अच्छी बरसात हुई है ना। आपको पता है कि ताउते तूफान की वजह से बरसात अच्छी हुई है, तो इस वजह से वन क्षेत्रों में वाटर होल के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पे काफ़ी पानी भर गया है। तो पहले क्या होता था, पानी का एक ही सोर्स होता था, ये वाला सोर्स है, तो यहाँ पे ही सारे वन्यजीव पानी पीने आएंगे, बिकॉज गर्मियों में तो पानी की वैसे ही कमी होती है। और कहते हैं कि एक जो जानवर होता है वो एक दिन में 24 घंटे में एक बार ज़रूर आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ 16 से 19 मई के बीच में इतनी अच्छी बारिश हुई है कि मतलब अब कई स्थानों पर पानी के जैसे जगह जगह पोंड भर गए होंगे, क्योंकि मई में इतनी अच्छी बारिश कई सालों से नहीं हुई थी, पहली बार ही ऐसा हुआ है
कि मई में भी इतनी अच्छी बारिश हुई है। तो उस वजह से क्या होगा दोस्तों कि उस वजह से अब ये जो मतलब गणना सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब वो पानी पीने के लिए ज़रूरी थोड़ी इसी पॉइंट पे आएंगे, है ना, वो कहीं भी पानी पी लेंगे और पानी की प्यास भी कम हो जाती है इतनी बारिश होने पे, है ना। तो इस वजह से दोस्तों इस टाइम को अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे में वन्य जीव वाटर होल पर पानी पीने की आने की संभावना कम हो गई है और ऐसे में वन्य जीवों के जो वास्तविक आकलन करना मुश्किल होगा। ऐसे में जयपुर मुख्यालय के आदेश पर वन्य जीवों की गणना स्थगित कर दी गई है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वाटर होल में पानी पीने नहीं आएंगे तो वो कोई अदर सोर्स से पानी पी लेंगे, इसलिए सारे वन्य जीवों की गणना हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब दोस्तों ये अलग टाइम पे की जाएगी, वो कौन से टाइम पे की जाएगी, 26 या 27 जून को इसकी डेट फिक्स की गई है। 26 या 27 जून को यह कर दी जाएगी। वो मैं यहाँ पे शायद लिखना भूल गई, मतलब कि अब जून के महीने में होगी, शायद 26 जून ही थी वो डेट, और वो जब भी होगी हम अच्छे से अध्ययन उसका कर भी लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो फेमस पर्सनैलिटी, जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का निधन हो रहा है, तो हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। हमने थोड़े दिन पहले इनकी बात भी करी थी। तो वही सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। इनका पर्यावरणविद थे, आप सबको कहीं ना कहीं इनका नाम आप सबने सुना ही होगा। तो 94 ईयर्स के आयु में इनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, चिपको आंदोलन का नाम आते ही सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता ही आता है। तो हमारे लिए मेंस में दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है इन महान पर्सनैलिटी से, और प्री में भी ऐसा क्वेश्चन पक्का बनेगा, है ना। तो इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कुछ हम आज कर लेते हैं, और कुछ मैं आपको चिपको आंदोलन के बारे में स्पेसिफिक एक 5 नंबर का क्वेश्चन और बना के बता दूंगी, ठीक है। तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है तो चिपको आंदोलन फिर से चर्चा में आ गया है। तो दोस्तों बात करें इनके जन्म की, तो 9 जनवरी 1927 को टिहरी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी में इनका जन्म हुआ था। 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद में दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए वो हम देखेंगे। 1940 से ये राजनीति में सक्रिय हो गए थे, ठीक है। 1949 में मीराबेन और ठक्कर बाबा के संपर्क में जब ये आए तो दलित उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए, और टिहरी में ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना भी इन्होंने की ही, और दलितों को मंदिर में प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। तो दोस्तों ना सिर्फ ये पर्यावरणविद थे, ना सिर्फ राजनीतिज्ञ थे, बल्कि दलित उत्थानकर्ता नेता भी थे। दलितों के लिए भी उन्होंने ठक्कर बाबा के शरण में आने के बाद में बहुत सारे प्रयास किए। इन्होंने हॉस्टल भी खोला वहाँ पे, ठक्कर बापा बप्पा हॉस्टल, कहाँ? टिहरी में, और दलितों को मंदिर में प्रवेश भी दिलाया, क्योंकि आपको पता है कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था और मंदिर प्रवेश वगैरह बिल्कुल ही नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कानून भी नहीं थे। तो इस वजह से दोस्तों ये कुछ हमारे बहुत महान पर्सनैलिटी हैं ऐसे, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत महान कार्य किया। तो उनमें से ही सुंदरलाल बहुगुणा भी एक थे। इसके अलावा दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे हैं और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले सुंदरलाल बहुगुणा ने 70 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया था। तो दोस्तों एक तो ये महात्मा गांधी के प्रणेता रहे, महात्मा गांधी के बहुत सारे आदर्श इन्होंने अपनाए थे। दूसरा कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण सुरक्षा को लेकर 70 के दशक में इन्होंने अभियान चलाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता यही थे, है ना, प्रारंभ करने वाले यही थे, और पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास इन्होंने किया। तो 70 के दशक में जो उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया था, जिसने पूरे देश पर अपना व्यापक असर छोड़ा, इसी दौरान शुरू हुआ चिपको आंदोलन भी इसी प्रेरणा से शुरू किया गया अभियान था। तब क्या हुआ था दोस्तों? तब गढ़वाल हिमालय में पेड़ों की कटाई के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया गया था, और मार्च 1974 में कटाई के विरोध में स्थानीय महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। दुनिया ने इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना। तो दोस्तों चिपको आंदोलन और पर्यावरण सुरक्षा की शुरुआत करने वाले जो थे वो बहुगुणा साहब ही थे, और इनके ही प्रयासों से फिर 1974 में जो आपको पता है महिलाएं चिपक गई थी पेड़ काटने से रोकने के लिए, तो इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ था। और आप सबसे मैंने पूछा भी था कि हमारे यहाँ पे कौन सी जातियाँ हैं जो कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कार्य करती है। तो अपने यहाँ पे दोस्तों विश्नोई संप्रदाय, आप सबने सही भी बताया था, विश्नोई संप्रदाय पेड़ों की और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक माना जाता है।
बात करें दोस्तों पुरस्कारों की, तो पद्म विभूषण तथा कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने दोस्तों चिपको आंदोलन, महात्मा गांधी प्रणेता, दलित उत्थान, पर्यावरणविद प्लस टिहरी बांध का नाम भी अगर हमारे कहीं भी आता है इनके बारे में लिखना, तो टिहरी बांध का नाम लिखना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया पद्म भूषण और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया था। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा था उसका उन्होंने बहुत विरोध किया था और 84 दिन के लंबा अनशन भी इसके लिए उन्होंने रखा था और एक बार उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सर भी मुंडवा लिया था। टिहरी बांध के निर्माण के आखिरी चरण तक उनका विरोध जारी रहा था। उनका अपना घर भी टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया था। टिहरी राजशाही का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वह हिमालय में बनने वाले होटलों और लग्जरी टूरिज्म के भी मुखर विरोधी थे। तो दोस्तों टिहरी बांध तो बन गया, इन सब के विरोधों के बावजूद भी बन गया है ना, लेकिन इनका विरोध हमेशा याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सरकार कहीं पे अगर बांध बनाती है, जैसे कि किसी नदी के पानी को रोक के अगर बांध बनाया जा रहा है बहुत बड़ा, तो उस बांध से दोस्तों कई किलोमीटर आसपास के गांव खाली करवा लिए जाते हैं। ठीक है, अब उन गाँवों को खाली तो करवा लिया, लेकिन उनको वापस रहने के लिए अच्छी जगह मुहैया नहीं कर पाई जाती है। उनका घर छीन तो लिया, लेकिन उन्हें वापस से घर नहीं दिया जाता है ना, तो उसका ही विरोध किया जा रहा था। इनका खुद का घर भी यहाँ पे छिन गया था। ठीक है, तो टिहरी बांध के विरोध में भी उन्होंने 84 दिन का लंबा अनशन भी किया, जेल में भी गए थे। इसके अलावा दोस्तों हिमालय में जो बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत वाली मूवी में दिखाया है ना, बाढ़ वाली में, उत्तराखंड त्रासदी वाली में, तो वो चीज़ गलत है कि हमारा जो हिमालय है और ख़ासकर जो हमारा शिवालिक हिमालय है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब खड़े ढाल वाला हिमालय है हमारा, है ना। और अगर हम इन पहाड़ों को काटेंगे, है ना, यहाँ पे रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, इनको ओवरलोड करेंगे, तो फिर वैसी ही घटनाएं होंगी जैसे कि उत्तराखंड में हुई थी और अभी भी हो रही है। अभी जैसे ग्लेशियर टूटा था और बांध आई थी, है ना, बाढ़ आई थी अभी, तो वैसी ही घटनाएं होती रहेंगी। बिकॉज हम प्रकृति के उन सेंसिटिव इलाकों को छेड़ रहे हैं जहाँ पे प्रकृति बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं चाहती है, लेकिन हम अपने लोभ लालच के खातिर वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, लग्जरी चीज़ें बना रहे हैं जो वहाँ पे इतना अलाउ नहीं करती है प्रकृति, है ना। तो इस चीज़ को इन जैसे महान नेताओं ने उसी टाइम पे समझ लिया था और इनका कड़ा विरोध भी किया था। ठीक है, तो अगर सुंदरलाल बहुगुणा जी का ही नाम आ जाता है, तो जो मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिए हैं उसमें 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो। 1927 में जन्म हुआ था, 1940 से राजनीति में सक्रिय हुए थे। 49 में ठक्कर बाबा के जो संपर्क में आने के बाद दलित उत्थान, दलितों को मंदिर में प्रवेश, दलितों हेतु हॉस्टल खोला। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम किया, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। उसके बाद में दोस्तों टिहरी वाला भी जोड़ सकते हो आप कि टिहरी बांध का विरोध भी किया था उन्होंने। और जो हिमालय में होटल वगैरह के विरोधी थे। इसके साथ ही मैंने उनके पुरस्कारों के नाम भी लिख दिए कि उन्हें क्या क्या पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो 2-3 पुरस्कारों के नाम आप भी ऐड कर सकते हो क्वेश्चन में कि 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक पेड़ों की कटाई नहीं रोकी जाती मैं किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं लूँगा। इसके बाद में 1987 में उन्हें राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड चिपको मूवमेंट के लिए उन्हें मिला था कि जीवन जीने का अधिकार वाला अवार्ड उन्हें मिला था। ठीक है, 1986 में रचनात्मक कार्यों के लिए उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। 1989 में आईआईटी रुड़की के द्वारा सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर के मानद की उपाधि उन्हें दी गई। 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। जो पद्म अवार्डों में सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म विभूषण, वो भी उन्हें दिया गया था 2009 में। तो 2-3 अवार्ड्स के आप नाम याद रख लोगे, वो भी अगर लिख दोगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आज है दोस्तों 22 मई और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो आज कौन सा दिवस है? 22 मई को विश्व जैव विविधता, और ये इम्पोर्टेंट डे है ज्योग्राफी की दृष्टि से दोस्तों। एक तो ओजोन दिवस, एक जैव विविधता दिवस और एक जो आर्द्र भूमि दिवस होता है, वो तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक पर्यावरण दिवस तो है ही जैसे, तो पर्यावरण दिवस तो आपको पता होगा, है ना। और 22 मई वाला मैंने बता दिया विश्व जैव विविधता दिवस। तो आप ये बताइए 2 दिवस रह गए, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है और ये जो आर्द्र भूमि दिवस जो होता है, वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है। ये 4-5 दिवस जो है ना, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी में से, है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो ये
मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे पढ़ोगे कुछ तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले हो उस चीज़ को। ठीक है। तो दोस्तों 22 मई को प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के बारे में जागरूक करना है। यहाँ जैव विविधता आएगा, जैव विविधता के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि हमारी जैव विविधता कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हमने अभी कोरोना महामारी से समझ ही लिया है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा प्रकृति बहुत हद तक सहती है, लेकिन जब प्रकृति से सहन नहीं होता तो वो वापस किस तरह से लौट आती है ये हम सब समझ ही रहे हैं। आज हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आप सोच सकते हो ऑक्सीजन की कमी, जिस ऑक्सीजन के लिए मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए खड़े हुए हैं, आज हमने उनका इतना नुकसान कर दिया है कि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही है। उसके लिए हम सिलेंडर ले रहे हैं, उसके लिए हम कंसनट्रेटर लगा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हम कंसनट्रेटर इतने सारे जो लगा रहे हैं, तो आपने कभी सोचा कि क्या वो कंसनट्रेटर क्या करते हैं, आसपास की जलवायु खींच के, मतलब आसपास की ऑक्सीजन खींच के फिर कमरे में वो जैसे कूलर चलता है उस तरह से ऑक्सीजन फैला देते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि अगर बहुत सारे कंसनट्रेटर लग जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी? हालांकि अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मना किया है कि नहीं कंसनट्रेटर नहीं ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाएंगे जो पर्यावरण में है। लेकिन दोस्तों हमने सबने देखा है, पहले सभी ऐसे ही कहते थे कुछ नहीं होता, जैसे एसी से भी कुछ नहीं होता, वायुयान से भी ठीक है इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन पहुंच रहा है ना नुकसान। और हम देख ही रहे कैसे कैसे नुकसान हमारे सामने आ रहे हैं। अचानक से भयानक वाली त्रासदियाँ आ रही है, एक चीज़ रुक नहीं रही दूसरी फिर से आ रही है, दूसरी रुक नहीं रही तीसरी फिर से आ रही है। तो जैसे कि मई के महीने में ताउते तूफान आया है और इतनी ज़्यादा बारिश मई के महीने में, इतना लो टेम्परेचर जो गया है, तो कई सारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हमने मई के महीने में इतनी ठंड कभी नहीं देखी। और वास्तव में इतनी ठंड जितनी कि बारिश मतलब सर्दियों के महीने में आ जाती है वैसी वाली ठंड हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा हमने सब कुछ में उलट फेर कर दिया है, जो जैव विविधता का चक्र है वो सारा हमने बदल दिया है ना। तो हमें दोस्तों आज भी ज़रूरत है कि हम हमारे जैव विविधता के प्रति बचाएं, उसे जागरूक मतलब उसके प्रति लोगों को जागरूक करें, है ना, और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य सौंप के जाए। तो इस वर्ष की थीम भी ऐसी ही रखी गई है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, की हमें सॉल्यूशन के लिए कुछ और नहीं चाहिए, हम खुद सॉल्यूशन के पार्ट है। बस हमें देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। एक आदमी भी एक पेड़ लगाएगा तो कितने पेड़ हो जाएंगे दोस्तों? 2010 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है हम, है ना। तो इतने सारे पेड़ अगर हम लगाते हैं तो कभी ऑक्सीजन की कमी आ सकती थी, लेकिन नहीं। मतलब सिर्फ राजस्थान की बात करें तो 6.86 करोड़ तो हम ही हैं। तो हम अगर एक आदमी भी मतलब इतना एक वो ले लेता है एक पेड़ का कि इस पेड़ को मैं पालूंगा, 2 पेड़ ले लो 3 पेड़ ले लो, इजीली पाल सकते हैं हम। लेकिन हमसे इतना भी नहीं होता, बल्कि हम काटते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक घर बनता है न जाने कितने पेड़ हम उसके लिए काट देते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों से हम खुद ही मतलब खुद को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम ये नहीं देखते हैं कि सॉल्यूशन कहीं और नहीं है, सॉल्यूशन हमारे अंदर है, हम खुद सॉल्यूशन के हिस्सा हैं। तो इसी से मिलते जुलते थीम है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जैसे कि नंदीग्राम से वो लड़ी थी और वो हार गई थी, तो फिर से उपचुनाव करवाए जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था कि उन्हीं की पारंपरिक सीट से वो लड़ने वाली हैं जिससे वो हमेशा लड़ी हैं, और कल इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। एक्चुअल में पहले भी वो हमेशा इसी से लड़ती थी मोस्टली, और जो नंदीग्राम थी वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी ममता बनर्जी की, लेकिन बाद में वो हमेशा भवानीपुर से ही लड़ी है। लेकिन इस साल वो भाजपा को टक्कर देने में थी, इसकी वजह से वो नंदीग्राम से लड़ी थी। लेकिन वैसे उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट वो खुद चुनाव में हार गई। तो अब उपचुनाव होंगे बिकॉज ऑफ वो मुख्यमंत्री हैं और उन्हें 6 महीने में किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी है। तो विधान परिषद की कल अपन ने बात की थी, तो अगर विधान परिषद बन जाती है तो विधान परिषद के ले लेंगे, वरना विधानसभा में उनके लिए चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि वो अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, तो हुआ भी वैसा ही कि उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भवानीपुर से टीएमसी के विधायक कौन बने थे? शोभन देव चटर्जी। अब आप सोच रहे हो भवानीपुर की सीट कैसे खाली है, क्योंकि भवानीपुर में उनके ही विधायक जीते थे दोस्तों, टीएमसी के ही
शोभन देव चटर्जी। तो जब मुख्यमंत्री ने उनको कहा होगा कि भाई अब तू इस्तीफ़ा दे दे, तुझे और कुछ दिला दूंगी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, है ना। और सीट खाली हो गई, सीट खाली हो गई तो अब यहाँ पे उपचुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे तो ममता बनर्जी यहाँ पे जीत जाएगी। और बात करें पहले की, तो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से भाजपा के नंदीग्राम सीट पे उनको किसने हराया था, भाजपा के जो थे शुभेंदु अधिकारी, उनसे वो हार गई थी इस बार, ठीक है। लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गई, बिकॉज हमारा संविधान ये कहता है कि हम अगर उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने चुनाव में बहुमत जीता है, तो हम उस पार्टी के किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकते हैं और मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, बशर्ते कि वह आने वाले 6 महीने में किसी भी एक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, ठीक है। और दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष आखिरकार समाप्त हो गया है, और इसकी मध्यस्थता करने वाले कौन थे, तो इसकी मध्यस्थता करने वाले और क्या कौन जीता कौन हारा, वो पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से द्विपक्षीय बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मिस्र की पहल पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच जारी इस संघर्ष में कम से कम 217 फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो नुकसान किसको ज़्यादा हुआ है, फिलिस्तीन को। इजराइल में तो 12 ही लोगों की मौत हुई है, फिलिस्तीन में 217 तो मारे गए हैं, उसके अलावा हज़ारों लोग घायल हो गए और हज़ारों बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हैं फिलिस्तीन की, है ना। इजराइल की भी हुई हैं, बट इजराइल को बहुत कम नुकसान पहुंच पाया है। तो दोस्तों इजरायली कैबिनेट ने कल घोषणा कर दी है कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, और उधर हमास ने भी कर दी है। और मिस्र ने दोस्तों, मिस्र वो देश है जिसने इसकी खुलेआम पहल की थी, और मिस्र ने ही समझौता करवाया है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पिछले 11 दिनों से चल रहा खूनी संघर्ष गुरुवार मतलब 20 मई को सीज़ फायर के बाद थम गया है। सीज़ फायर मतलब दोनों देशों ने अपनी अपनी तरफ से कि अब हम गोली नहीं चलाएंगे ये घोषणा कर दी। जैसे कि हमारी एलओसी पर होता है ना सीज़ फायर, कि भाई गोली नहीं चलानी है आगे से, तो वही चीज़ कि पिछले 11 दिनों से संघर्ष चल रहा था जो 20 मई को ख़त्म हो गया और वहाँ पे सीज़ फायर हो गया है। इस बीच युद्ध विराम लागू करने के बाद गाजा शहर में जश्न मना रहे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए हमास के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को इजराइल के साथ संघर्ष में जीत का दावा किया है। दोस्तों हुआ ये है कि दोनों ही देश अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हमास कह रहा है हम जीत गए, और दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है हम जीत गए। अब हमारे वैसे सामने भी है कौन जीता है कौन नहीं जीता, क्योंकि किसी को कुछ मिला नहीं, किसी ने कुछ खोया नहीं, क्योंकि हमास के पास कहाँ इतनी ताकत है कि वह इजराइल से कुछ छीन सके। बल्कि हमेशा होता यही है कि इजरायली कुछ ना कुछ भाग फिलिस्तीन का छीन ही लेता है जब भी इनमें मुठभेड़ होती है। लेकिन इस बार इजराइल पे थोड़ा सा बाहरी दबाव भी ज़्यादा था। इजराइल की आंतरिक सरकार भी दोस्तों अस्थिर हो रही है। इतनी ज़्यादा स्थिर सरकार अभी नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू के पास में भी पूर्ण बहुमत नहीं है, तो आंतरिक सरकार में गड़बड़ी हो रही थी। प्लस क्योंकि उनके यहाँ सिविल वार जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, कुछ खुद के ही नागरिक इजराइल के विरुद्ध हो गए थे, जो हमने बात भी करी थी। और कुछ दोस्तों विदेशों से दबाव बढ़ रहा था, बिकॉज फिलिस्तीन ने जेरूसलम में छेड़छाड़ करी थी, और जेरूसलम अभी यूएनओ के कंट्रोल में है, तो वहाँ से भी दबाव बढ़ रहा था कि तुमने यहाँ पे जाके छेड़छाड़ करी क्यों, है ना। तो इस वजह से इस बार थोड़ा सा इजराइल ने कम आक्रामकता दिखाई है, और इजराइल ने फ़िलिस्तीन का कोई भाग छीना नहीं है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमास के नेता हैं उन्होंने गाजा शहर में मतलब घोषणा करी है कि हम जीत गए, और गाजा शहर में जश्न मनाया जा रहा है। और जबकि दूसरी तरफ इजराइल ने अपने जीत का दावा करते हुए इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में हमास और अन्य इस्लामी सशस्त्र समूहों ने संघर्ष के दौरान इजराइल की ओर 4300 मतलब 4300 से अधिक रॉकेट दागे थे। लेकिन आबादी वाला क्षेत्रों की ओर जाने से पहले जाने वालों में से अधिकांश को इसके आयरन डोम हवाई सुरक्षा ने रोक दिया था। पुलिस का कहना है कि रॉकेट में इजराइल में 2 बच्चों और 1 इजरायली नागरिक सहित 12 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें एक भारतीय नर्स थी आपको पता है, और 2 थाई नागरिक थे, थाईलैंड के थे। तो दोस्तों इजराइल ने भी अपने जीत की घोषणा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीन ने तो हमें खूब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और लगभग 4300 रॉकेट फिलिस्तीन ने हम पे दागे, लेकिन जो हमारा आयरन डोम है उसने हमारे रक्षा कर ली, और हमारे जो रिहायशी इलाके हैं इसमें इन रॉकेट्स को आने नहीं दिया, और लगभग सिर्फ 12 लोगों की जान यहाँ पे
गई है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि बस संघर्ष रुक गया और विश्व में शांति ही बनी रहनी चाहिए, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी देश हो, है ना। शांति ही सबसे अच्छा तरीका होता है जीने का। तो अच्छा हुआ संघर्ष रुक गया। एक दोस्तों हमारे लिए इंडिया के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि किस समुदाय ने अपने मृत लोगों के दाह संस्कार की धार्मिक परंपरा से करने हेतु गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। तो हमारा एक समुदाय है दोस्तों, उसने कहा है कि हम अपने मृत लोगों का जो धार्मिक संस्कार अंतिम संस्कार है वो धार्मिक परंपरा से ही करेंगे और हमें इसे करने की अनुमति दी जाए। बिकॉज कोरोना में बहुत सारे लोगों को दोस्तों धार्मिक परंपरा से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है ना। तो वो कौन सा है दोस्तों, और गुजरात हाईकोर्ट में किसने अर्जी लगाई है? तो दोस्तों हमारा जो पारसी समुदाय है ना। तो हाल ही में पारसी समुदाय ने कोरोना से मृत लोगों को भी अपने पारंपरिक हिसाब से अंतिम संस्कार करने हेतु गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। पारसियों के अंतिम संस्कार करने की इस धार्मिक पद्धति को दोख मेन शिनी कहा गया है। तो ये वर्ड आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, दोख मेन शिनी क्या है, हो सकता है क्योंकि कोर्ट में अर्जी चली गई है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पारसी समुदाय के लोग जिस तरह से अपने लोगों का, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं उसे कहते हैं दोख मेंशिनी। जैसे कि हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं, तो पारसी लोग क्या करते हैं, वो करते हैं दोख मेंशिनी। तो वो होता क्या है, इस परंपरा के अनुसार पारसी लोग मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के शव को टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं, भी नहीं पर रख देते हैं, जिससे कि गिद्ध जैसे पक्षी, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया, गिद्ध जैसे पक्षी उसे खा सके और सूर्य की रोशनी में वह नष्ट हो जाए। ठीक है, वो दोस्तों उनकी एक जगह होती है टावर ऑफ साइलेंस, वहाँ पे जाके डेड बॉडी को रख देते हैं और फिर गिद्ध, मोस्टली गिद्ध के लिए ही होता है, गिद्ध जैसे पक्षी उसे खा सके और बाकी बचा हुआ शरीर सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाए। तो दोस्तों ये टावर ऑफ साइलेंस है क्या? तो उसकी बात करें तो हमारे देश में अधिकांशतः पारसी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही रहते हैं, जो टावर ऑफ साइलेंस पर अपने संबंधियों का के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, है ना। महाराष्ट्र की बात है। टावर ऑफ साइलेंस एक तरह का गार्डन है जिसकी चोटी पर ले जाकर शव को रख दिया जाता है और फिर गिद्ध आकर उस शव को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब एक तरह का उनका गार्डन होता है, जैसे हमारे शमशान घाट होते हैं ना, जैसे कि मुसलमानों के कब्रगाह होते हैं, वहीं वैसे ही उनका एक गार्डन होता है, उसमें ऊंचा सा स्थल बना दिया जाता है, वहाँ पे जाकर डेड बॉडी को रख दिया जाता है। और वहाँ पे दोस्तों गिद्ध, मतलब पहले से गिद्धों को उस इलाके का पता होता है, गिद्ध आते हैं और उससे खा जाते हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि शवों को सुखाने के लिए सौर संकेंद्रक के उपयोग और उनके मांस को चील कोए के लिए छोड़ने वाली तमाम प्रक्रियाएं गिद्धों के बगैर पूरी तरह से बेकार हो गई हैं। तो दोस्तों अब मतलब आपको पता है कि अब तो और भी कई तरह के यूज़ होने लगे हैं। पारसियों में भी कई बार मतलब आजकल जो ऑटोमेटिक शमशान गृह होते हैं उसमें ले जाके शवों को छोड़ने लगे हैं, है ना। तो ये लोग कह रहे हैं, मतलब पारसी लोग कह रहे हैं कि हमें हमारी प्रक्रिया नहीं अपनाने देने से क्या हो गया, गिद्धों के लिए भोजन की कमी हो जाती है ना, चील कोए के लिए भोजन की कमी हो जाती है और उनकी संख्या भी कम हो रही है, ये सब, और ये इनकी धार्मिक मान्यता है, तो इन्हें यह चीज़ अपनाने दी जाए। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी छोटी, लेकिन मैं हर न्यूज़ को, जो भी 4-5 न्यूज़ लेती हूँ उसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ, आपको पता ही है, तो थोड़ी बड़ी ही हो जाती है। आधा घंटा तो लग ही गया, हाँ जी आधा घंटा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर पे कीजिए प्लीज़ दोस्तों। मेरे भी व्यूज़ बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी तो कुछ तो कीजिए मेरे लिए। तो आई होप कि आप बहुत सारा शेयर भी करेंगे वीडियो को। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।